आज की वीडियो जो हमारी ये वन शॉट वीडियो है, टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास और सारी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे इसमें हम। अब देखिए दो तरीके हो सकती है। पहला तरीका ये कि एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल मैं बोर्ड पे करूं, लेकिन नहीं, इस तरीके से सारा वन शॉट नहीं, 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 बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी। वैसे भी ये बड़ी होने वाली है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके जैसे जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बोल दूंगा कि आप अपने आप कर सकते हैं। तो थोड़ी जल्दी शायद खत्म हो जाए वीडियो, लेकिन हमारा मोटिव है कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, आपको कहीं भागा दौड़ी ना करनी पड़े, आपको सब कुछ घर बैठे ही मिल जाए सीखने को। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे हैं जिनके एडमिशन थोड़े लेट होते हैं या फिर किसी कारण से कोचिंग में चैप्टर छूट जाता है ये वाला, तो बाद में पढ़ने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन ये दो टॉपिक हैं, हालांकि बहुत अलग अलग नहीं है। रिलेशन समझ में आ गया तो फंक्शन में ज्यादा अंतर नहीं होगा। आइए समझते हैं पहले रिलेशन। रिलेशन जो हमारा होता है ना, वो कुछ ऐसी ऐसी चीज है कि एक चीज, जैसे देखिए रिलेशन हम लोग वैसे भी जानते हैं, जो रिलेशन का डिक्शनरी मीनिंग अगर आप लोग देखेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, उसे ही बोलते हैं रिलेशन। तो यहां पर वो जो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति था, वो मैथमेटिक में पहला सेट और दूसरा सेट बन जाता है, यानी कि एक सेट दूसरे सेट के साथ किस तरह से कनेक्शन में है, उसे बोला जाता है रिलेशन। अलग अलग क्वेश्चंस में वो जो रिलेशन है वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन सबको करने का तरीका एक ही होगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक सेट ये है, एक सेट ए, एक सेट बी, इस सेट की जो एलिमेंट्स थे वो मैंने ये चार दिखा दिए, इस सेट के एलिमेंट्स मैंने ये चार दिखा दिए। अब इस सेट ने इसके साथ बनाया कनेक्शन, इसने इसके साथ बनाया, इसने वहां बना दिया और इसने यहां बना दिया। देखिए इस तरीके से कनेक्शन बना हुआ है। तो हम इस एलिमेंट को बोलेंगे कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज वो है और इसकी इमेज ये है। ये तो हुआ सिंपल रिलेशन का मतलब। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्शन में है, ये एलिमेंट इससे कनेक्शन में नहीं है? उसके लिए हमें हर क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू दी हुई होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस इक्वेशन के बारे में तो हम सब जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो होता क्या है, ये जो x वाली वैल्यूज हैं हम इस एलिमेंट्स को उठाते हैं, इस सेट में उठाते हैं, यहाँ पर एक एक करके इसकी वैल्यू डालते रहते हैं, y की वैल्यू मिलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने अगर x की वैल्यू 1 डाली यहाँ पर, तो y को क्या मिली वैल्यू यहाँ पर 2। तो यानी हमें साफ चल जाएगा पता कि x की वैल्यू 1 ने इधर जाके 2 से लिंक अप किया है, यानी 1 की इमेज 2 है। ओके, हालांकि इसको भी हम और पढ़ेंगे, लेकिन मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको। इसको लिखने का तरीका होता है रिलेशन ए से बी। जैसे ए सेट और बी सेट दो है ना, तो रिलेशन ए से बी की तरफ है, यानी पहला वाला सेट ए है और बाद वाला बी है। ये जो रिलेशन है ये हमेशा सबसेट होता है ए इंटू बी का। अब ये ए इंटू बी क्या चीज है, पहले एक्सरसाइज में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। तो ए इंटू बी का मतलब होता है एक सेट की दूसरे सेट से मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, दो सेट की आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती है। चलिए देखते हैं। अगर एक सेट लिया आपने 1,3 और दूसरा लिया 2,5, ठीक है, तो अगर इनकी इंटू करने को दी जाए, इस टॉपिक को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए अगर दो चीजों की इंटू करने को दी जाए आपसे, तो कैसे आएगा? पहले ए लिखा है ना, तो पहले ए, इस 1 के साथ एक बार तो 2 आएगा, इस 1 के साथ एक बार 5 भी आएगा। ओके, 1 के साथ इन दोनों को कनेक्शन कर दिया है। अब वही नंबर वही काम 3 के लिए करिए, एक बार 3 के साथ में 2 आएगा, एक बार 3 के साथ में 5 आएगा। देखिए इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमें ध्यान ये रखना होता है कि पहले वाली वैल्यू क्या है। अगर पहले ए है तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स पहले वाले ए के आएंगे, अगर बी बाद में है तो बाद में सारी वैल्यू जो होंगी वो बी की होंगी। एक और चीज जो ध्यान रखनी है आपको वो ये कि ना, ये जो वैल्यू आ रही है पेयर्स, इन्हें बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ओके। अच्छा, अब एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है इससे संबंधित, क्या कि जब हम दो सेट की इंटू करते हैं तो जो पेयर्स मिलते हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप समझिए 1,2 ऐसी वैल्यू लिखी हुई पहले भी आपने देखी है। आप अगर सोचेंगे, मेमोराइज करेंगे तो चलेगा पता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
ये 1,2 एक कोऑर्डिनेट है 2D प्लेन के अंदर। जैसे कि हम लोग ये बनाया करते थे, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे, तो दोनों चीजें प्लस की होने का मतलब क्या हुआ करता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर 1 और कहीं ऊपर 2, तो 1,2 इस तरीके से करते थे रिप्रेजेंट। तो ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में कि जब हम दो सेट की इंटू करते हैं तो जो वैल्यूज हमको मिलती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो आंसर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ 2D ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें ये भी चल गया पता कि पहले वाले एलिमेंट्स इसके होंगे, बाद वाले इसके होंगे। अब इसी से संबंधित हमारी पहली एक्सरसाइज है। अब एक चीज मैंने ये भी लिखी थी, अगर आपको ध्यान आ रही हो तो देखिए, रिलेशन जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए इंटू बी का। तो ए इंटू बी में अगर 1 2 3 4 पेयर हैं, अगर मैं इन दोनों सेट के ऊपर रिलेशन बनाता हूं तो जितने भी रिलेशन मिलेंगे, देखिए रिलेशन में भी सारी वैल्यू ऐसे पेयर की फॉर्म में मिलती हैं, तो जितने भी रिलेशन बनेंगे 1 2 3 4 5 कितने ही बन जाए, उन सब के अंदर जो पेयर्स होंगे वो इन चार के बाहर से नहीं आ सकते। या तो हो सकता है ये दोनों पेयर हो उसके अंदर, केवल ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये और ये हो सकता है, या फिर ये चारों हो सकते हैं, लेकिन इन चारों के अलावा कोई और पेयर पॉसिबल नहीं है उस रिलेशन के अंदर जो इन दोनों सेट के ऊपर बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में क्या आने वाला है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। किताब उठा लीजिए अपनी, मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन मुंह जबानी करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए अपनी किताब में। पहले एग्जाम्पल में आपको ऐसे करके एक यहां दिया होगा, देखिए x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2, एक ये पेयर इक्वल दिया हुआ है दूसरे पेयर के 3,1 के। तो क्योंकि ये पूरा एक पेयर है, ये पूरा पेयर है और इक्वल है बीच में, यानी पहले वाली वैल्यू x प्लस 1 इक्वल हो जाएगी पहले वाली वैल्यू के, तो x आ जाएगा यहां से 2। ऐसे दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले के इक्वल हो जाएगी, y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 1, y आ जाएगा 3। इस तरीके से बड़ा ही आसानी से आप लोग कर लेंगे इसे। ठीक है, टाइम नहीं खराब करते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। हमसे कह रहा है एक पी सेट दे दिया, इसमें एबीसी 3 वैल्यूज हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, एक क्यू दे दिया उसके अंदर केवल आर है। हमसे कह रहा है पी इंटू क्यू ढूंढिए और एक बार क्यू इंटू पी ढूंढिए। तो इस तरीके से पी इंटू क्यू या फिर क्यू इंटू पी आप लोग ढूंढ सकते हैं, इसे हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखिए ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, 3 सेट दे दिया, ए बी सी 3 सेट दे दिए और तीनों के अंदर एक में 1 2 3, एक में 3 4, एक में 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और हमसे 4 कंडीशन पूछ रहा है। पहले में दे रखा है हमसे, देखिए पहले में दिया उसने हमसे a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब इस वाली वैल्यू को ढूंढ रहा है। अब इसे तो कोई भी कर सकता है, आप पहले इसकी इंटू इसमें करेंगे क्या, नहीं, आप पहले बी इंटरसेक्शन सी ढूंढेंगे। जो दो सेट है हमारे पास, ढूंढ लीजिए उन दोनों में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जब वो सेट मिल जाएगा फिर उस ए की इंटू करेंगे उस वाले सेट के साथ, इस तरीके से। ठीक है, ये सेम काम करना है हमको 4 पार्ट में। अब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी, फर्स्ट चैप्टर आप लोग कर चुके होंगे, उसके बाद सेकंड पे आए होंगे। चलिए इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमको ना एक पी दे दिया सेट, जिसमें वैल्यू दे रखी है 1,2, यानी 2 एलिमेंट है केवल। अब हमसे p इंटू पी कह रहा है। हाँ, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, चलिए इसे करते हैं हम लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग पिक्चर की तरह नहीं देख रहे होंगे, इसको कॉपी पेन लेके नोट कर रहे होंगे। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया करके जो वीडियो थोड़ी बड़ी होती है या फिर कैसी भी होती हैं, हमारी मेहनत तभी सफल हो सकती है जब आप इनको शेयर करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, आप इन वीडियोस को डाउनलोड ना करें, कृपया करके लाइव देखिए, थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी मिल जाएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। को एक सेट दिया p 1,2, p के अंदर हमको केवल 2 एलिमेंट दिए 1,2। अब हमसे कह रहा है p इंटू पी 3 बार मल्टीप्लाई करिए। तो पहले देखिए आप p इंटू पी ढूंढने की कोशिश करिए, p की इंटू p से ही करनी है, यानी यहां पर लिख के दिखा दूं आपको, देखिए एक 1,2 और आ जाएगा ऐसे करके। तो एक बार 1 के साथ में पहले क्या आएगा 1, फिर 1 के साथ में ही क्या आएगा 2, 1 का नंबर हो चुका है अंदर, अब 2 का नंबर, 2 के साथ एक बार क्या आएगा 1 और 2 के साथ एक बार क्या आएगा 2। देखिए ये बना हमारा p इंटू पी। अब अगर इसी में मैं आपको एक बार और p की इंटू करने को कहूं, तो देखिए यहां पर p इंटू पी लिखता हूं। अगर एक और p की इंटू करने को बोलूं तो मुझे फिर से यहां पर 1,2 लिख के दिखाना पड़ेगा। अब फिर से क्या होगा, इस पूरे के साथ एक बार 1 आएगा, इस पूरे के साथ एक बार 2 आएगा, लेकिन फिर वो पेयर नहीं रहेगा, क्योंकि पेयर पे तो होती है 2 वैल्यू। देखिए क्या अंतर आएगा, इस पूरे के साथ जब 1 लिखेंगे हम तो 1,1,1, देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर इस पूरे के साथ में अगर 2 आएगा तो
1 1 2। इसका काम हो चुका है। अब सेम काम इसकी तरह करना पड़ेगा हमें। 1, 2 के साथ में एक बार 1 आएगा और 1, 2 के साथ में एक बार 2 आएगा। इस एक से दो बने, इस एक से दो बने, ऐसे करते करते आप लोग इसके साथ भी इन दोनों को, इसके साथ भी इन दोनों को लिख लेंगे। अब सवाल ये आता है कि इसको तो बोलते थे, कहां गया, इनको बोलते थे पेयर्स, क्योंकि दो वैल्यू अगर थी। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट। ओके, क्योंकि तीन वैल्यू इन्हें पेयर नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है कि अगर हमारे पास इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, इसकी इंटू किसी सेट से कर रहे हैं, उसमें तीन एलिमेंट हैं। यहां लिख के दिखाता हूं, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी फाइंड करने हो, यानी ए इंटू बी जब आप करोगे, एक सेट की इंटू दूसरे सेट से करोगे, तो कितने पेयर यानी कितने नंबर आएंगे निकल के। तो वो सिंपल होता है, पहले में जितने एलिमेंट है इंटू दूसरे में जितने एलिमेंट है, बस। अगर इसको यहां पे अप्लाई करें तो देखिए, पी में कितने एलिमेंट थे, दो, फिर पी में कितने थे, दो, तो इन दोनों के इंटू करने पर चार पेयर बन के आएंगे, 1 2 3 4, 2 × 2। ओके, अब वही चीज यहां पर आई है, जब इसको तीन बार इंटू करेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी, तीनों के तो दो दो थे, तो 2 2 4 2 8, यानी 1 2 3 4, और चार आप लोग बना लेंगे इन दोनों से। ओके, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रही होगी, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। पांचवें एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है कि अगर आर कोई सेट है रियल नंबर्स का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इंटू आर क्या स्पेसिफाई करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो सेट की इंटू करते हैं तो वो 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करता है। अब वही चीज ट्रिपल आर क्या कर रही है, जैसे दो होते हैं तो 2D में होता है, ऐसे जब तीन चीजें हो जाएंगी तो 3D में हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। पढ़ लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। चलिए अब छठा एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंटू बी हमें दिया हुआ है इस बार, यानी दो सेट की मल्टीप्लाई से जो पेयर्स बनेंगे वो हमें पहले से दे रखे हैं इस बार, और ए और बी फाइंड करने को कह रहा है, यानी दोनों सेट ढूंढने को कह रहा है। जब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये पहले वाली वैल्यूज जो होंगी वो पहले सेट की होती हैं, और जो बाद वाली वैल्यूज होंगी वो बाद वाले सेट की होती हैं। तो उम्मीद करूंगा सारे एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए, जो एग्जांपल हमने कर लिए हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे, उन्हें हम नहीं करेंगे, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको टाइम खराब होता है उससे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। पहला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में किया था, दो पेयर इक्वल दे रखे हैं, आप लोग कर सकते हैं एक्स और वाई ढूंढने का काम। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक सेट में तीन एलिमेंट हैं, बी सेट में भी तीन एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ए इंटू बी में उतने ही एलिमेंट होते हैं जो इस फॉर्मूले से मिल जाते हैं। पहले में तीन है, दूसरे में तीन है, तो इन दोनों में कितने आएंगे इंटू करके, 9 एलिमेंट, 3 3 9 पेयर्स मिलेंगे। ठीक है जी। तीसरे में देखिए, जी एच दे दिया, एक बार जी इंटू एच, एक बार एच इंटू जी, आप लोग कर सकते हैं। चौथे में देखिए ट्रू फॉल्स आ गया, एक पी दे दिया, एक क्यू दे दिया। अब पी इंटू क्यू पूछ रहा है, जब पी में दो एलिमेंट हैं, क्यू में भी दो एलिमेंट हैं, तो क्या पी इंटू क्यू में दो पेयर आएंगे, गलत। इस फॉर्मूले की मदद से चार पेयर आते हैं। ठीक है जी। सेकंड, अगर हमको ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, ठीक है, और ए, तो ठीक है, ए इंटू बी भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई होगा, सच दैट, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों एलिमेंट में कुछ ना कुछ है तो उनके ए इंटू बी में भी कुछ ना कुछ होगा, और इस तरीके से होगा कि x कॉमा वाई के हिसाब से x ए में होगा, y बी में, बिल्कुल सही बात है। यानी कि x वाली वैल्यू ये होती है और y वाली, एरिया पेरा पेयर ना, तो x वाली ये होती है और y वाली वैल्यू ये होती है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये ट्रू है। फिर थर्ड पार्ट देखिए, a दे दिया, b दे दिया, ये कह रहा है b इंटरसेक्शन फाई। अब देखिए, b का इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, तो b और फाई दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो फाई ही होगा। ठीक है, और फिर a इंटू फाई करेंगे तो ऑब्वियसली फाई आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो ये बात आपको पता होगी। पांचवें क्वेश्चन में ए दे दिया, फिर ए इंटू ए, जिस तरीके से हमने ये ढूंढा, देखिए पी इंटू पी कह रहा है, इस तरीके से आप लोग ढूंढ लेंगे इसको। सिक्स्थ में ए इंटू बी दे दिया, ए और बी कह रहा है, ये भी हमें पता है। जो हमें रिलेशन, यानी जो ए इंटू बी दिया है ऐसे वाला, पहले वाली सारी वैल्यू ए के अंदर होंगी और बाद वाली सारी वैल्यू बी के अंदर होंगी। ध्यान रखिएगा, जब आप ए को लिखेंगे अगर वैल्यू रिपीट होती है तो रिपीटेशन मत करिएगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखिएगा बस, एक सेट के अंदर। ठीक है जी, 6 हो जाएगा। सेवंथ, अभी एग्जांपल हमने किया ही था, ए बी सी डी, चार सेट दे रखे हैं, फिर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी कह रहे, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले ढूंढ लेना, फिर जो सेट मिल जाएगा उसके साथ ए इंटू करना उसकी, खैर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ए दे दिया हमको 1 2, बी दे दिया 3 4। अब हमको पता है ना, ए इंटू बी इस तरीके से निकाल लेंगे हम, ये रहा,
फिर हमसे कह रहा है कि ए, हाँ ये एक अलग चीज आ गई है 8वें क्वेश्चन में, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए इंटू बी हैव, और लिस्ट देम। चलिए हाँ जी, अब अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स देखिए 2 की पावर में एन ए इंटू एन बी, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, यानी 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 2, यानी 2 की पावर 4, यानी कि 16 सबसेट्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, अब वो सबसेट्स बनेंगे कैसे, वो काम आपका है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सबसेट्स बनाते कैसे हैं वो आपने सीखा हुआ है किसी सेट से। ठीक है ना, उसको बना के नहीं दिखाएंगे, जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, 9th क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी, ठीक है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। ओके, देखिए अगर 9th क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं ए में और बी में 2 दे रखे हैं, और हम तो कह रहा है ये 3 पेयर दे रखे हैं ए इंटू बी के अंदर, जब ए इंटू बी निकाला होगा तो देखिए 3 इसमें 2 इसमें, तो ए इंटू बी में 6 पेयर आने चाहिए थे, लेकिन उन 6 में से ना हमको एक दे दिया x1, एक दे दिया y2, और 2 को ठीक से बनाते हैं, और एक बना दिया z1। इस तरीके से 3 पेयर दे दिया हमको। अब कह रहा है कि बताइए ए और बी क्या क्या होंगे। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, अगर ए पहले लिखा है तो जो पहले वाली वैल्यूज है वो सारी ए में होंगी, यानी ए में x होगा, y होगा और z होगा। इस तरीके से बी में क्या क्या होंगे, बाद वाली वैल्यूज। अब देखिए बाद वाली वैल्यू 1 है, 2 है, और एक बार फिर से 1 है, तो लेकिन एक बार फिर से 1 नहीं आएगा, रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो मिल चुके हैं ए और बी, बड़ा ही आसान काम था। 9th क्वेश्चन हो गया। देखिए आते हैं 10th क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड तेज हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट भी करते रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए। देखिए 10th क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमको अब ये कह रहा है ए इंटू ए में, यानी एक सेट की उसी सेट से इंटू करने पर 9 पेयर मिले हमको, उन 9 में से 2 दे रखे हैं। अब एक बात सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ए इंटू ए में 9 पेयर हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ए इंटू बी ये दोनों चीजें सेम है। वैसे ए इंटू बी करने पे 9 आता, तो पहले में कितने होते इंटू दूसरे में कितने होते तब 9 आता। लेकिन अब सेम सेट से करेंगे तब 9 तभी आएगा ना, जब इसमें भी 3 एलिमेंट रहे होंगे और ये तो तभी 3 रहेंगे तभी 9 आएगा। यानी कंफर्म है ए सेट के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो 3 एलिमेंट ढूंढने हैं हमको, क्योंकि हमको ए इंटू ए में 9 पेयर्स में से 2 पेयर दे रखे हैं, एक तो -1 0 और 0 1, -1 0 एंड 0 1, ये 2 पेयर दे रखे हैं, बाकी कह रहा है ढूंढो 7 पेयर्स। अब वो 7 पेयर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमें ये सेट ना मिल जाए पूरा, एक सेट के अंदर। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ए के अंदर, पहले वाले के अंदर ये पहले वाली वैल्यू होंगी, लिख देते हैं -1 और 0 एक बार आ गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा बाद वाले में ये बाद वाली वैल्यू होंगी। अब इस बाद वाले को मैं ए फिर से लिख के दिखाऊं क्या, जब ये भी ए है बाद वाला भी ए है। अब बाद वाले में 0 और 1 2 वैल्यू होंगी। अब देखिए 0 तो पहले से लिखा हुआ है, तो क्या केवल 1 नहीं लिखना चाहिए, आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि ये भी ए ये भी ए, इस पहले वाले के हिसाब से ये दोनों लिखे, इस बाद वाले के हिसाब से ए में बाद वाले लिखे। अब बाद वाले में और पहले वाले में 0 रिपीट हो रहा है, तो आएगा तो एक एलिमेंट एक ही बार, तो ये 3 एलिमेंट मिल गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आपको बात ये वाली। अब आप बड़े आराम से ए इंटू ए ढूंढ सकते हैं, एक सेट मिल चुका है ए, इसी की मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो 9 पेयर्स बनेंगे, उनमें 2 दिख रहे हैं, आपको बचे हुए 7 लिखने हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करेंगे पहले एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब बात करनी है हमें एक्सरसाइज 2.2 की, उससे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। अब इस 2.2 में रिलेशन चालू हो गया। रिलेशन के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में बताया था ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वही रिलेशन था। लेकिन अब एक क्वेश्चन पूरा दिखाता हूं करके, ताकि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में आपको तकलीफ ना हो। देखिए रिलेशन की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। एक हमको एग्जांपल नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिलेशन दे रखा है, पहले एक सेट दिया हमको, एग्जांपल 7 में एक सेट दिया जिसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो रिलेशन दिया बना के वो हमको दिया x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1।
अब आपको ये बात पता चल रही होगी इसको देख के कि ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमसे कह रहा है कि ना इसको पहले पार्ट में कह रहा है कि इसको एरो डायग्राम से दिखाओ बना के, सेकंड पार्ट में कह रहा है इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए। अब ये सारी चीजें हम तभी ढूंढ सकते हैं जब हम इसको कन्वर्ट कर दें पहले रोस्टर फॉर्म में। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है पहले से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की। रोस्टर फॉर्म वही होती है, कॉमा अलग अलग लिखते हैं एलिमेंट्स को। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था, देखिए अगर हमको एक सेट दिया है तो क्वेश्चन में साफ चल रहा है पता कि ए से ए पेयर रिलेशन, यानी पहले वाला सेट जो है वो भी ए है, बाद वाला सेट जो है वो भी ए है। अच्छा, मैं सेट बनाई देता हूं वैसे तो आपके लिए हम, क्योंकि उसने कहा है कि एरो डायग्राम दिखाइए बना के। देखिए इस तरीके से हमारा रिलेशन है, और एरो डायग्राम वही होता है जो मैंने सबसे पहले बनाया था आपको, यहां से यहां, यहां से यहां, ये एलिमेंट जो कनेक्शन बनते हैं ना, इसे एरो डायग्राम ही बोलते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप कर लेना 1 2 3 4 5 6। ये हमने सारे बना के दिखा दिए। अब देखते हैं यहां पर, चलिए अब, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब भी रिलेशन ढूंढेंगे तो हम इस सेट की यानी पहले वाले सेट की वैल्यूज को एक्स की जगह पे पुट करते रहेंगे। सबसे पहले वाली वैल्यू एक्स की देखिए 1 है, एक्स इज इक्वल टू 1, यहां पुट करिए एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू मिलेगी आपको 2, यानी 1 ने जाके लिंकअप किया, 1 ने जाके लिंकअप किया 2 के साथ। ओके, ठीक है जी। अब x की वैल्यू अगली क्या है हमारी, देखिए 2, फिर पुट करिए x की जगह पर, y की वैल्यू मिलेगी 3, फिर x ने 3 ली तो y की वैल्यू 4, x को 4 मिली, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y को मिली 6। अब x की वैल्यू अगर आप 6 लेते हैं तो क्या x की वैल्यू 6 ऑप्शन हो सकता है, x की वैल्यू 6 ले ली अगर तो y की वैल्यू देगी 7, जो कि वहां पर 7 अवेलेबल नहीं है। मैंने आपसे कहा है x वाली वैल्यूज यहां होंगी तो y वाली वैल्यूज यहां होनी चाहिए। अब क्योंकि y इस तरफ नहीं है इसलिए x इज इक्वल टू 6 भी पॉसिबल नहीं है, केवल यही पेयर बन सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 2 ने जाके किया 3 से, 3 ने जाके लिंक बनाया 4 से, 4 ने बनाया 5 से, 5 ने बनाया 6 से। ये बन गया देखिए हमारा एरो डायग्राम, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन ने पूछा था। अब सेकंड पार्ट में डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछी हुई है, वो तभी मिलेगी जब आप इसको पहले पेयर वाइज लिख देंगे। देखिए x की वैल्यू 1 लेने पे y 2 बनाया ना, तो ये लिखा हमने पहला पेयर, फिर 2 पे 3 था, ये लिखा हमने 2,3, फिर 3 पे 4, ये रहा 3,4, फिर 4 पे 5, ये रहा 4,5, और लास्ट में 5,6 है। तो ये हमने इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते ही आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज ढूंढ सकते हैं। देखिए डोमेन क्या होती है, जो ये पहले वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले, इन सबके कलेक्शन को डोमेन कहते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, फिर नंबर आता है रेंज का। डोमेन रेंज होती क्या है ये हम फंक्शन में ठीक से बता पाएंगे आपको, अभी तो केवल आप नोट कर लीजिए। रेंज ऐसी होती है बाद वाली वैल्यू सारी इनके कलेक्शन को, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गई रेंज। अब नंबर आता है कोडोमेन का। कोडोमेन काफी आसान होता है, क्योंकि कोडोमेन केवल और केवल जो भी बाद वाला सेट है उस पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। अब बाद वाला सेट हमारे पास वही है जो पहले था, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, सेट ए पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जब रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो उससे वैल्यूज कैसे पुट करी जाएंगी, रोस्टर फॉर्म में कैसे पुट करा जाएगा, फिर डोमेन रेंज कैसे लिखी जाएंगी वो समझ में आ गया होगा। अब भूलिएगा मत, देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस की तलाश में घूमते रहते हैं, कृपया उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, थोड़ा भला हमारा हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को डाउनलोड ना करिएगा, लाइव देखिएगा। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें केवल ये वाली वैल्यू बदल दी जाएगी, ये वाली वैल्यू बदल दी जाएगी, बाकी सारा तरीका सेम रहने वाला है। तो ध्यान से समझिए इसको कि आपको यहां पे वैल्यू पुट करनी होती है पहले सेट की, और जो y की वैल्यू होती है वो दूसरे सेट में होती है। ठीक है, तो अब चलिए अगला एग्जांपल पढ़ें हम लोग, देखते हैं। ये था एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 8 में हमको एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, देखिए 2.6, हाँ एक एरो डायग्राम दिया है, हमसे कह रहा है कि इस रिलेशन को पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और फिर डोमेन रेंज बताइए। ठीक है, तो चलिए लिख के दिखाते हैं। इसको हटाना पड़ेगा पहले हमको।
हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर हमने करना है 8। एक एरो डायग्राम दिया है जिसमें 9 4 25 है, इस तरफ तो 9 4 एंड 25, और इस तरफ क्या है भाई 5 3 2 1। अरे वाह, ये P है, ये Q है। 5 3 2 1, और फिर है -2 -3 -5, -2 -3 -5। ये देखिए ऐसे कुछ दे रखा है और पेयर बना रखे हैं। अरे यार ठीक है, तो देखिए 9 की पेयरिंग दी हुई है, ध्यान से देखिएगा 3 के साथ और -3 के साथ। जोड़ दें 9 को एक बार 3 के साथ और एक बार 9 को -3 के साथ, और फिर ऐसे ही 4 को कर रखा है इसने एक बार 2 के साथ और एक बार कर रखा है -2 के साथ, ये यहां पर। ठीक है, और 25 को कर रखा है एक बार -5 के साथ और एक, मतलब 5 और -5 दोनों के साथ। ये चित्रकारिता आप भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गलत हो जाए या फिर आड़े टेढ़े हो समझ जाना आप लोग। ठीक है, अब इसको हमको अगर रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले क्या बोला इसने सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्या होती थी x, y सच दैट। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है सेट बिल्डर फॉर्म में, x, y सच दैट। पहले आप लोग रिलेशन पहचानिए। देखिए 9 को अगर हम -3 और 3 से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इधर वाली वैल्यूज के स्क्वायर जो है ना वो ये हैं। ऐसे 4 को -2 और 2 दोनों से जोड़ा गया, यानी इन दोनों के स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में स्क्वायर से संबंधित बात हो रही है, और वो भी इसके स्क्वायर। इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। y के स्क्वायर करने पर x मिल रहे हैं, ये बात है मेन। तो अब अगर मैं बोलूं, देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैंने आपसे कहा ना इधर वाली वैल्यू उसके स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर करो तो ये वाली वैल्यू मिलेगी जो कि 9 है। तो ये सही बैठ रहा है ना हिसाब? बस आपको इसी तरीके से पहचानना है, और हमें लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। ये बताना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू इसके अंदर होंगी और y की वैल्यू इसके अंदर होंगी। ये देखिए, ये बनाया हमारा एक पहला पार्ट जिसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर। अब रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म में तो कोई समस्या होती ही नहीं है। 9 के साथ एक बार 3 है पेयर में, और 9 के साथ ही एक बार -3 है, फिर एक बार 4 के साथ में 2 है और 4 के साथ में ही -2 है, फिर 25 के साथ में एक बार 5 है और 25 के साथ में ही एक बार -5 है। ये बन गई हमारी, देखिए रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म के बनते ही अब जो डोमेन कोड मैंने पूछे हैं कोई बड़ा काम नहीं है। पहले वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी डोमेन, बाद वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी रेंज, और कोड डोमेन क्या हो जाएगा ये पूरा सेट। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। ये जो एनसीईआरटी में बीच में ब्लू बॉक्स दिख रहा है ना, एग्जांपल 8 और एग्जांपल 9 के बीच में, इन्हें जरूर पढ़ा करें, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं ये चीजें। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है, कितने रिलेशन बनेंगे अगर एक सेट में p एलिमेंट है दूसरे में q एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर में, वही जैसे सबसेट वाला फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए एक सेट में 2 एलिमेंट है दूसरे में 2 एलिमेंट है, अब फिर नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। देखिए आपसे जो चीज ऊपर इसने बॉक्स में बताई वही चीज नीचे अप्लाई कर रखी है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, अब लोग हम इसको हटा देते हैं। देखिए मैं हमेशा हर एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल कराना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जांपल्स बच्चों को सॉल्व दिखते हैं। अगर आपकी एक्सरसाइज से पहले 5 एग्जांपल हैं तो 5 एग्जांपल करते ही ये कंफर्म है कि 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स में जो होंगे वैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए हमेशा पहले एग्जांपल करने चाहिए, खासतौर पर उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो कि खुद यानी सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं। पहले एग्जांपल्स करिए, एग्जांपल्स करने के बाद आपको एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो जाएंगे। हाँ, आधे क्वेश्चन एग्जांपल जैसे होंगे, यानी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा पहले एग्जांपल करने चाहिए। अब देखिए हमने एग्जांपल 3 कर लिए इस वाली एक्सरसाइज से पहले। अब 3 एग्जांपल करने का मतलब होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन तो इन एग्जांपल के बेस पे कर लेंगे हम लोग। अब मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, देखिए उन क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में एक सेट दिया है ए, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 14 तक। अब फिर कह रहा है एक रिलेशन आर बताइए ए से ए। ठीक है, पहला सेट भी ए दूसरा सेट भी ए है। रिलेशन दे दिया हमको
एक्स कम वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को आसान करने के लिए ना आप ऐसे कर लेना, देखो 3x माइनस वाई बराबर 0 लिखा है ना, 3x इज इक्वल टू वाई, समझने के लिए ये कर लेना। अच्छा, अब x की वैल्यू पुट करते रहो यहाँ पर। एक बार देखिए क्या है, 1 से लेके 14 तक है ना, आप x की वैल्यू एक बार 1 पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो y को सीधे क्या मिलेगा 3, फिर x की वैल्यू 2 पुट करिए, y की वैल्यू सीधे 6, ऐसे 3 तो y की वैल्यू 3 3 या 9, x की वैल्यू 4 पुट करी तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5 करी तो y की वैल्यू 15। क्या ये वाला केस पॉसिबल है? क्योंकि y की वैल्यू 15 पे चली गई, जबकि जो हमारे पास सेट है उसमें 14 तक एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 ही पेयर बन पाएंगे हमारे सेट रिलेशन के अंदर। ओके, अब फिर जब रिलेशन मिल जाएगा तो डोमेन को डोमेन ढूंढना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना वीडियो, अभी तो मेन एक्सरसाइज बच्ची है दो, ठीक है ना। सेकेंड में देखते हैं, इस बार हमको फिर से रिलेशन दिया है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, यानी पहला सेट भी नेचुरल नंबर, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब x नेचुरल नंबर लेस देन 4 का मतलब तो पता है आपको, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है बस। तो x की वैल्यू एक बार 1 2 3 ले लेना और y की वैल्यू मिलती रहेंगी, रिलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेन रेंज तो लिख ही लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a और b दोनों सेट इस बार अलग अलग हैं, तो हमको कह रहा है कि रिलेशन बताइए डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। अब डिफरेंस x एंड y ऑड है, ठीक है, 1 3 5 और 4 6 9। देखिए अब डिफरेंस बिटवीन x एंड y का मतलब है, एक मिनट रुकिए, हमको x दे रहा है a में, चलो ये ठीक है, एक सेट दे दिया हमको a, एक सेट दे दिया b। क्या नंबर है क्वेश्चन का? थर्ड क्वेश्चन है ये। और a सेट के अंदर है 1 2 3 5 और जो b सेट है उसके अंदर है 4 6 और 9। हम तो कह रहे हैं डिफरेंस ऑड होना चाहिए, जो x है वो इसके अंदर ही है। अब मैं आपसे कहूं x की वैल्यू एक बार 1 लें अगर, ठीक है ना, 1 को किस किस के साथ पेयर करेंगे ताकि डिफरेंस ऑड आ जाए? 1 को एक बार आप 4 के साथ लेंगे तो डिफरेंस जो है ना 1 माइनस 4 माइनस का 3, माइनस का आ रहा है ना, है तो ऑड, तो 1 का 4 एक पेयर बन गया। अब 1 को आप 6 के साथ भी ले सकते हैं, डिफरेंस ऑड आएगा। 1 को 9 के साथ लेंगे तो डिफरेंस इवन आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसे ही x की वैल्यू आप अगले 2 ले लीजिए। अब x की वैल्यू 2 लेते ही आप इसको साथ लोगे तो 2 4 ऑड नहीं आएगा, 2 6 ऑड नहीं आएगा, तो 2 के साथ केवल क्या आएगा 9, तभी डिफरेंस हमारा ऑड आएगा। ऐसे 3 ऐसे 5 ले लीजिए पेयर, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 2.7 हमको एरो डायग्राम दिया हुआ है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप खुद सोचिए कि 5 की इमेज 3 है, 5 3 पे है और 6 4 पे है, 7 5 पे है। आपको नहीं लग रहा कि 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया 4 मिल गया, 7 में से 2 माइनस किया 5 मिल गया। तो आप x, अब देखिए ध्यान देखिएगा, इधर क्या था 5, हाँ इधर 5 है और इधर 3 पे है, ये वाली वैल्यू x होती है, ये वाली वैल्यू y की होती है। x में से 2 माइनस करने पर y मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, सही रहेगा क्या रिलेशन? अब x की वैल्यू 5 डालिए, 2 माइनस करिए, देखिए y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, सही है ना। तो ये रिलेशन है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुका हूं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब 1 2 3 4 6, पहला सेट भी a, दूसरा सेट भी a, हमसे कह रहा है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में अपने काम की चीज ढूंढा करिए, ऐसे वाली केवल, क्योंकि यही अंतर होगा, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। अब देखिए b अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a है तो ये मतलब हुआ ना उसका, b को डिवाइड करेंगे a से, और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपको देखिए ये जो पेयर, चलिए मैं दिखाता हूं करके ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5वां, ठीक है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a में, आइए देखें कहां है, सेट में है हमारे पास, एक सेट a है 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, चलिए चलो जाइए, मैंने आपसे कहा ये वाली वैल्यू, और जो पेयर होता है ना पेयर, वो हमारा ऐसा होता है a, b, यानी आपको ये वाली वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए b से। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको b की वैल्यू 1 बोलता हूं,
ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 बोलता हूं, तो ये वाली वैल्यू किस किस से, यानी 1 किस किस से डिवाइड हो सकता है? देखिए यहाँ पे 1 लिख देता हूं मैं ऊपर बी की वैल्यू को। तो आप बताइए ए की वैल्यू क्या कर सकती है इनमें से? चलो ठीक है, एक बार 1 हो सकता है, लेकिन आपको लग सकता है कि 1 के अपॉन में 2 पॉसिबल है क्या? क्या 1 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से? नहीं, 1 इनमें से किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, यानी एक पेयर तो 1, 1 है, ये बी हो गया, 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1। चलिए अब एक बार बी की वैल्यू को 2 लीजिए। अब सोचिए ये 2, यानी ये 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, यही 2 खुद 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यही 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 4 6 से। एग्जैक्टली डिविजिबल, पॉइंट में आना अलग चीज होती है, एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर 0। तो केवल 2 केस बने, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बी है, ये ए हुआ ना, फिर तो 1, 2 बोला जाएगा इसको। ऐसे ये तो चलो 2, 2 है ही, ओके। अब यही काम अगर मैं 3 के लिए करूं, यहां पर 3 डाल दूं, तो अगर ऊपर वाली वैल्यू को 3 लेता हूं तो नीचे 1 आ सकता है, हाँ 3 से 3 जो है 1 से पूरा डिवाइड हो सकता है। अब 3 के अपॉन में 2 तो नहीं आ सकता, 3 के अपॉन में केवल 3 आ सकता है, लिख लेंगे पेयर। ऐसी 4 के लिए सोचिएगा, ऐसी 6 के लिए सोचिएगा, तभी जाके आपका पूरा क्वेश्चन होगा। देखिए मैं पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं करा सकता, मैं केवल आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझा सकता हूँ। शुरुआत कर दी, खत्म आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से, और करते करते आंसर जरूर मैच करते रहिएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, 5 हो गया। छठे की बात करें, देखिए छठे में हमको जो अपने काम की चीज है वो ये दिख रही है, x, x प्लस वाई। अब मैं आपको बता चुका हूं जो रिलेशन होता है वो x, y की फॉर्म में होता है। तो अगर ये x है तो ये वाली वैल्यू y मिल गई ना, तो हमको अपने आप लिखना पड़ेगा ये वाली बात कि y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है। तो पहले वाला सेट जो होगा उसके अंदर तो ये x ठीक है, बाद वाला सेट को y मानते हैं x प्लस फाइव। अब आप x की वैल्यू पुट करते रहिए, अब y की वैल्यू यानी बाद वाले सेट पे इमेज कहां बनेगी, वो वैल्यू मिलती रहेगी आपको। ठीक है, सेवंथ में है x, एक्स क्यूब। अगर ये x है तो ये एक्स क्यूब वाले को y ले लेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर आप बड़े आराम से पेयर बना सकते हैं। 8 में देखिए एक्स वाई जेड, एक दे दिया, बी दे दिया, 1 2, नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जांपल में किया था भाई हमने। 9th, अब आपको एक रिलेशन दे दिया a, b सच दैट a और b दोनों क्या है, इंटीजर। तो a माइनस बी भी इंटीजर होगा, डोमेन रेंज बताइए। अब आप एक बात सोच के देखिए, जब उसने a, b में a भी सारे इंटीजर्स हैं, b भी सारे इंटीजर्स हैं। अब जब आप रिलेशन बनाएंगे, पहली बात तो हम ये रिलेशन बना के दिखा नहीं सकते क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स बहुत बड़ा सेट होता है। आपको 1 के साथ में पता नहीं कितने इंटीजर आ जाएंगे ताकि डिफरेंस इंटीजर ही आए। तो खुद सोच के देखिए, जब पहले वाले भी सारे इंटीजर होंगे, बाद वाले भी सारे इंटीजर होंगे, अब वो डोमेन, कोडोमेन, रेंज कुछ भी पूछे, डोमेन भी तो इंटीजर्स की आएगी, रेंज भी बाद वाली वैल्यू होती है वो भी सारे इंटीजर से आएंगे, और जो कोडोमेन होगा यानी बाद वाला सेट होगा वो भी तो इंटीजर से होगा। ये केवल समझने के लिए है क्वेश्चन, ज्यादा घबराइएगा मत इससे। पहले वाली वैल्यूज भी सारी इंटीजर आएंगी जो रिलेशन बनेगा, दूसरे वाली भी सारी इंटीजर आएंगी। इस तरीके से डोमेन भी इंटीजर्स का सेट आएगा यानी जेड, रेंज भी जेड आएगा और कोडोमेन भी जेड आएगा। इस तरीके से हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 वो खत्म हो चुकी है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी तक केवल 2 एक्सरसाइज करी है, 2.3 बची है, मिसलेनियस भी बची है, इसलिए थोड़ा तेज करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। चलिए अब अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ जी, अब नंबर आ गया 2.3 का। 2.3 में हमको फंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2.2 में रिलेशन था और जो 2.1 था उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ऐसे फंक्शंस। देखिए रिलेशन और फंक्शन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल समझने वाली चीज ये है कि अगर, चलिए एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ एक आपको ताकि आप लोग आराम से जज कर पाए। मैं 2 बातें लिख रहा हूं, एक लिखा मैंने R1, एक लिखा R2। देखिए दोनों में पेयर्स ही होते हैं। यहां लिखा मैंने 1,2, 1,4, 2,6। यहां पे लिखा 1,2, 2,3, 3,4। ठीक है, अब इन दोनों में से एक रिलेशन है और एक फंक्शन है। देखिए किस तरीके से चलेगा पता। ये पहले वाली वैल्यूज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। तो अगर जो रिलेशन आपको दिया है उसमें डोमेन की कोई वैल्यू रिपीट होती है, यानी कि 1 की ही इमेज 2 है, 1 की इमेज 4 है, अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 ही जाएगा 2 पे, 1 ही जाएगा 4 पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, एक ही एलिमेंट की 2 या एक ही एलिमेंट की 3 इमेज बन जाएंगी, ऐसे करके 4 5 बन जाएंगी,
उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते। वो केवल क्या होता है, रिलेशन, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर समझिए कि पहले वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए हो गया ना रिपीट, तो यानी वो रिलेशन है। फंक्शन में पहले वाली वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा बेसिक डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी आपको, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब समझते हैं फंक्शंस, क्योंकि मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं डोमेन रेंज समझाऊंगा। देखिए इस टॉपिक की जो डोमेन रेंज है बहुत वास्ट है। डोमेन रेंज एनसीईआरटी में इतना दे रखा है केवल। अच्छा, डोमेन रेंज की हमने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं। आई बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करिए और इस वाली वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले वो सारी देख लीजिए डोमेन रेंज की। 12-13 कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, यानी 12-13 क्वेश्चन हैं एक तरह के। वो आपको वहां से बहुत अच्छा समझ में आएगा डोमेन रेंज। अब फिर चलिए एनसीईआरटी पे आते हैं डोमेन रेंज समझने के लिए। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 10 है, जिसमें आपको डोमेन, कोडोमेन और आर पूछा है। इसका वो आप बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। 11th में पूछ रहा है कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। 12th में देखिए 12th एग्जांपल दे रखा है हमको, एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स 2x+1। मुद्दे की चीज देखो केवल, एफ एक्स इक्वल 2x+1, बाद में पढ़ लेंगे पूरा क्वेश्चन भी, ऐसी बात नहीं है। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है और फंक्शन 2x+1 है। कंप्लीट द टेबल बिलो। इसमें क्या अंतर है, वही एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते रहिए, ऐसे रिलेशन में कर रहे थे, आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती चली जाएगी। कुछ भी नहीं है इसमें तो। ठीक है ना। ये जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ, इन पे बेस्ड कोई एग्जांपल तो होने से रहा। एक दिख रहा है भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 14th एग्जांपल। अब एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाएं, ये तो आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी और जहां जहां तरफ जा रहा होगा वो बनाना पड़ेगा आपको। अभी एनसीईआरटी का चल रहा है ना टॉपिक, कहां गया एनसीईआरटी, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं कर सकता आपको, वरना ग्राफ मस्त बहुत डिटेल में समझाता हूँ बच्चों को मैं लोग, ग्राफ ये सारे कैसे बनते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल आगे 12th में बहुत होता है। अगर आप लोगों को ग्राफ पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए हमको। अगर इतने कमेंट्स आए तो मैं जरूर एक स्पेसिफिक वीडियो ग्राफ पे बनाऊंगा केवल, बहुत सारे तरीके के। ठीक है ना। चलिए मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारे बना के दिखाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अरे वाह मजा आ जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 16 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में एक एफ एक्स दे दिया, एक जी एक्स दे दिया। देखिए एग्जांपल 16 में हमको एक एफ एक्स दिया, क्या है, x² और एक फंक्शन जी एक्स दिया, कहा गया 2x+1। अब देखिए आपके समझने वाली बात यह है कि कई बच्चों को ना गलतफहमी हो जाती है कि फंक्शन बोल रहे हैं तो फंक्शन एफ से होना चाहिए, शुरू ना, वो जी से भी हो सकता है। फंक्शन तो ये एफ जो है ना एक प्रेजेंटेशन है लिखने की, यहां पर जी एक्स लिखा है तो इसको कैसे बोला जाएगा कि जी एक्स एक एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन का मतलब आगे जो वैल्यूज होंगी ना वो एक्स की फॉर्म में होंगी, वेरिएबल जो होंगे वो एक्स होंगे। तो इसको गलतफहमी मत अपने ध्यान में रखिएगा दिमाग में कि ये एफ एक्स है तो ही इसको फंक्शन बोलेंगे, जी को फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसी वैल्यू एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इस तरीके से दिखना चाहिए, ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ। अगर ब्रैकेट में वाई है तो उसे हम फंक्शन ऑफ वाई बोलेंगे, तो आगे फिर वेरिएबल वाई मिलेगा आपको, समझिएगा इस बात को। चलिए गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, तो हमसे कह रहा है एफ एक्स दे दिया, जी एक्स दे दिया, एक बार कह रहा है एफ प्लस जी। देखिए इन दोनों से एफ प्लस जी और एक्स है यहाँ पर, तो अब ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार एफ के साथ आ जाएगा एक्स, एक बार जी के साथ आ जाएगा। इसकी वैल्यू ये रही और जी इसकी 2x+1 है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो गया, सिंपल। इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दिखने में लगते हैं बस। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर डिवाइड होगा तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर देंगे बस। और सिंप्लीफाई नहीं करना होता, वैल्यू को बस पुट करना होता है। देख लीजिए एग्जांपल समझ में आ जाएगा। 16 भी और 17 भी दोनों एग्जांपल सेम है, आप लोग कर सकते हैं। फिर आती है हमारी एक्सरसाइज। देखिए पहले क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन में फिर से आपसे पूछा गया है, बताइए कि कौन सा इनमें फंक्शन है, कारण बताइए और डोमेन रेंज बताइए उसकी। देखिए फंक्शन की डोमेन रेंज और रिलेशन की डोमेन रेंज में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो इस पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि रिलेशन में मैंने बताया ना आपको पहले वाली वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, फंक्शन में भी पहले वाली वैल्यूज को डोमेन ही बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो इन तीन पार्ट्स में से आपको लगे जो जो फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज लिख दीजिएगा, है ना। और फंक्शन क्यों नहीं है वो आप बोल दीजिएगा कि एक one element in the domain cannot have more than one image in the codomain.
इसलिए वो फंक्शन नहीं हो सकता। फिर अगर एक से ज्यादा इमेज होगी तो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से डोमेन रेंज चालू होती है। चलिए अब देखिए, अभी तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा डोमेन रेंज के, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। उम्मीद है आपने आई बटन पर क्लिक करके वो सारी शॉर्ट वीडियोस देख ली होंगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। हाँ जी, अब डोमेन रेंज देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में मोड एक्स, और सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों की डोमेन और रेंज शायद दोनों पूछिए ना। हाँ ठीक है, आइए पहले समझा दूं डोमेन रेंज होता क्या, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देखिए एक्स की जो जो वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 जो जो पुट कर सकते हैं, उन सबके कलेक्शन को डोमेन कहा जाता है। और वो एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंगली इसको भी तो वैल्यूज मिलती रहेंगी, तो इसके एफ एक्स के यानी वाई के कलेक्शन को रेंज कहा जाता है। तो अगर आप कंपेयर करें ना रिलेशन से, तो रिलेशन में पेयर थे, उन पेयर में एक वैल्यू एक्स की थी, एक वैल्यू वाई की थी, तो एक्स के कलेक्शन को डोमेन बोलते थे ना, यहां भी तो एक्स के कलेक्शन को डोमेन बोल रहे हैं। फिर जो बाद वाली वैल्यू होती है वाई होती है, उस वाई के कलेक्शन को रेंज बोलते थे, यहां भी तो वाई के कलेक्शन को रेंज ही बोलेंगे, लेकिन अंतर इतना है वहां पेयर में वैल्यू मिलती थी, यहाँ पर फंक्शन एक ऐसे मिलेगा एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको डोमेन रेंज में बस दो बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए क्या, एक तो ये कि ना कभी भी समथिंग अपॉन जीरो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो मिल गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। इन दो बातों का ध्यान अगर हमने रख लिया तो डोमेन रेंज कभी गलत नहीं होंगे हमारे। आइए यहां पर देखते हैं। देखिए फंक्शन में पहली बात, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है यानी इसकी चिंता खत्म, रूट नहीं है उसकी चिंता भी खत्म, यानी आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये हर बार रियल और डिफाइंड रहेगा। इसलिए जो डोमेन है यानी एक्स की वैल्यू का कलेक्शन, उसको आर बोल रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, ना तो इसका खतरा है फ्रैक्शन का, ना रूट का खतरा है। ठीक है, अब ये तो पता होगा ना मोड एक्स होता है। मोड क्या करता है, आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 -3 -4 कुछ भी पुट करते रहो, उसको वो प्लस कर देगा सारी वैल्यूज को। एग्जाम्पल के तौर पर इधर ही देखते हैं, ये जैसे माइनस का 5 है, ये वाली वैल्यू प्लस की 5 बन जाएगी। ऐसी माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। जब प्लस का 2 है वो प्लस का ही रहेगा, कहीं इसको साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे -1 -2 -3 -4 सब डालो, प्लस की आएंगी वैल्यू, इसकी जगह डालते रहो वो सारी तो प्लस हो जाएंगी फिर। लेकिन आपको समझना क्या है, हम तो रेंज की बात कर रहे हैं इसकी। जब ये सारी वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी डालो, आंसर सारे प्लस के आएंगे, लेकिन वो सारी प्लस की वैल्यू इस वाले माइनस से क्या बन जाएंगी, माइनस। तो अगर मैं आपसे बात करूं रेंज की, तो इसको वैल्यू सारी नेगेटिव मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग अगर जीरो डाला जाए तो जीरो भी तो मिलेगा आंसर। तो देखिए रेंज में माइनस के इनफाइनाइट से जीरो, क्योंकि जीरो मिलेगी इसको वैल्यू और सारे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो ये लिख दिया हमने, जीरो पे लगा दिया क्लोज इंटरवल, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है। इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि कभी उसकी वैल्यू किसी को पता ही नहीं है, इसलिए ओपन ही लगा जाता है। तो ये होगी डोमेन, ये होगी रेंज। ये है बहुत सिंपल सा एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर डोमेन नहीं ढूंढना हो तो आपको रूट दिख रहा है, यानी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रैक्शन पे नहीं है तो इसकी चिंता नहीं है, हमें बस रूट के अंदर नेगेटिव आने से बचाना है। अब रूट के अंदर नेगेटिव यहां लिख देते हैं डोमेन। देखिए रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, यानी रूट के अंदर हमको पॉजिटिव चाहिए, या फिर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो एक्सेप्टेबल है ऊपर यानी न्यूमरेटर में, देखिए डिनोमिनेटर में जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है। ये जीरो आ गया पूरा, तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो जाएगी, दैट इज डिफाइंड वैल्यू। ओके, तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए तो हमको क्या चाहिए कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए या जीरो से बड़ी हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर स्कूल के एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। अब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए या फिर वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक्स नेगेटिव है ना, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, चलिए छोड़िए, आसान तरीका बता देता हूं। इसको उधर भेजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ना, और 9 को भी उधर भेजिए एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और ये साइन ऐसे ही लगा रहेगा। तो देखिए समझने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर के पास टिप है टिप, तो मैं इसको इस तरफ भेजना चाह रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसे लिख दूं। देखिए अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी ये पूरी साइड के पास टिप है ये। अब हम इसको इस 3 का स्क्वायर लिख दें तो एक बार बोलेंगे x प्लस 3, एक बार x माइनस 3, ए प्लस बी माइनस बी होता है। अब यहां पर मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो समझिए,
ठीक है ना? क्या है? दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, तभी आता है जब दोनों पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं। एक तरीका तो यह है करने का, बहुत बड़ा तरीका होता है। इससे आसान एक तरीका है, आप एक नंबर लाइन खींचिए, इसको जीरो करिए, इस वाले को एक्स की वैल्यू -3 मिलेगी, लोकेट कर दिया। इसको जीरो करिए, एक्स की वैल्यू मिलेगी +3, नंबर लाइन पे दिखा दिया। यहाँ प्लस का इनफिनिट होगा, यहाँ माइनस का इनफिनिट होगा। ठीक है, अब आप देखिए एक इंटरवल ये रहा, एक इंटरवल ये रहा, एक इंटरवल ये रहा, 3 इंटरवल मिल गए ना। तो राइट मोस्ट इंटरवल से प्लस लगाना शुरू करिए, प्लस, फिर अगला बदल दीजिए साइन माइनस, फिर अगला बदल दीजिए, यानी प्लस माइनस प्लस। अगर 4 इंटरवल मिलते तो प्लस माइनस आता, 2 इंटरवल मिलते तो प्लस और माइनस ही आता बस। इसके लिए ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि दोनों एक्स पॉजिटिव होने चाहिए बस, तभी आप ये कंडीशन कर सकते हो। इस तरीके की देखिए, ये एनसीईआरटी की वीडियो है, ये एनसीईआरटी की वीडियो है, इसलिए इसमें मैं इसको तरीके को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर आपको इस तरीके को समझना है डिटेल में, तो आई बटन पर क्लिक करिए, चैप्टर नंबर 6, नई वाली किताब में चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इनइक्वालिटी। उसकी एक एडिशनल एक्सरसाइज है, उसमें तसल्ली से बताया हुआ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसको समझने के लिए। आई बटन दिख रहा होगा, क्लिक करिए। ठीक है, चलिए अब क्योंकि देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए था, नेगेटिव। अब नेगेटिव तो एक ही जगह पे दिख रहा है बस, तो ये वाला हम सीधे इसके बाद x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3,3 लिख सकते हैं। अब क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल टू था, तो x की वैल्यूज बस आप -3 से +3 ही पुट कर सकते हैं। यहां पर चेक करके देख लीजिए, -3 करेंगे उसका स्क्वायर 9 आएगा, 9 - 9 0, इसकी वैल्यू 0, +3 करोगे तब भी वो 0 ही आएगा। और इनके बीच की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर 9 से छोटी होंगी हर बार वो वैल्यू, वो तो कुछ पॉइंट आ जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर कोई वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, एटलीस्ट उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, पॉइंट का स्क्वायर रूट पॉइंट में आ जाएगा, भले ही और छोटा हो जाएगा वो, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से ये डोमेन ढूंढ पाए हम। अच्छा, अब रेंज ढूंढनी है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी का भले ही है लेकिन एग्जाम में जरूर आता है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसकी रेंज यहां पे करते हैं। रेंज के क्या करेंगे, हम इसको y मान लेंगे, इस वाली वैल्यू को। ओके, अब हम लोग को जैसे y की वैल्यू x की फॉर्म में दिख रही है, हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू को y की फॉर्म में लाना है। अब वो कैसे आएगा, जब ये स्क्वायर रूट हटेगा, तो पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए, y का स्क्वायर इक्वल टू 9 - x स्क्वायर, x स्क्वायर को यहां लाइए, y स्क्वायर को वहां भेज दीजिए बस, इस तरीके से। तो x की वैल्यू फिर से देखिए वैसी आ गई ना, जैसे क्वेश्चन था, मैंने आपसे ये तो बोला x की वैल्यू को y की फॉर्म में लाना है, आगे 9 - y स्क्वायर। अब सेम स्टेप हम फिर से वैसे फॉलो करेंगे जैसे वहां करे थे। अब देखिए यहां पर फिर से रूट आ गया, तो फिर से हमें फ्रैक्शन तो है नहीं, अब ये x देखिए इन्हीं में से आना चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये x देखिए ध्यान से, रियल और डिफाइंड है ना, तो ये x भी तो रियल और डिफाइंड तभी होगा जब इस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे फॉर x टू बी रियल एंड डिफाइंड। एक्स वैल्यू रियल और डिफाइंड तब होगी जब ये रूट यानी 9 - y स्क्वायर 0 और 0 से बड़ा होगा। सेम काम जो यहां किया था, अब बिल्कुल इसी तरीके से सारा काम करना पड़ेगा यहां पर भी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3,3, इस तरीके से आएगा बिल्कुल आंसर। ये सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे यहां पे करके। लेकिन मान लो आपने इसकी तरीके से यहां पे लिख दिया, अब समझने की कोशिश करिए, y क्या चीज थी, fx। देखिए fx को y माना था मैंने, यानी क्वेश्चन को, इसकी वैल्यूज के कलेक्शन को रेंज बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप x की वैल्यू -3 से +3 पुट करें यहां पर, इसके बाहर तो जा नहीं सकते, तो -3 से +3 पुट करेंगे तो ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं कि यहां माइनस में आए अंदर और उसका माइनस निकल के बाहर आए, यानी कि fx को कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती। यहां पर तो आपने y की वैल्यू नेगेटिव भी लिखी हुई है, तो बस यही बात ध्यान रखनी है कि आपको यहां से सारे नेगेटिव आंसर हटाने पड़ेंगे। तो यहां पर लिख देंगे y कांट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए y बिलोंग्स टू 0,3। बस ये है हमारी रेंज। आप जब यहां पर x की वैल्यू इन सबको पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी, या तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, या इन 0 और 3 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, इनके ऊपर या इनके नीचे नहीं जा सकती जब तक ये आप पुट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए
वन शॉट बहुत सारे तरीकों से बनती है। एक तरीका होता है वन शॉट को बनाने का, एक आज बना लिया, एक हिस्सा कल बना लिया, एक हिस्सा तब बना लिया, उन सबको जोड़ दिया। ये वन शॉट एक ही बारी में बन रही है, यानी कि मैं कोई दिन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सेम एक ही बारे में पूरी बना रहा हूं, भले ही 1.5 घंटे की बने, भले ही 2 घंटे की बने। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें ऐसे ऐसे सारी वीडियोस को उन सब बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं जाते। हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसी ऐसी वीडियोस की, क्योंकि स्कूल के टीचर आपको पता है कितना पढ़ा रहे हैं। मेरी बात को समझिए, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों तक ये नहीं पहुंच पा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 2 का, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है। फंक्शन दे रखा है 2x - 5 और f ऑफ 0 कह रहा है। अगर fx पता है तो f ऑफ 0 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, x की जगह पे पुट कर दीजिए। ऐसे f7 f ऑफ -3। इन क्वेश्चंस में टाइम खराब नहीं करेंगे, आप अपने आप कर सकते हो बड़े आराम से। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, t ऑफ c, ये भी एक फंक्शन है, भले ही t की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि देखिए आगे पूरी जो इक्वेशन है वो c की फॉर्म में, वेरिएबल c में है, ठीक है ना। अब आपसे t ऑफ 0 पूछ रहा है, यानी c की जगह 0 पुट कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ मजेदार क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन में फिर से डोमेन रेंज की बात आ गई है ना, इसलिए देखिए पांचवें क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमसे बोला कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 - 3x और x रियल नंबर है और x 0 से बड़ा भी है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि जो fx है उसकी वैल्यू x² + 2 है और x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। दो ही पार्ट कर लेते हैं पहले, तीसरा इसके बाद कर लेंगे। हाँ जी देखिए, अब इस क्वेश्चन में ना आपने ध्यान दिया, केवल रेंज पूछी है, रेंज। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, केवल रेंज नहीं निकल सकती, पहले डोमेन निकालना जरूरी है। और वो निकालना क्या दे रखा है भाई डोमेन, मैंने आपसे क्या बोला था, एक्स की वैल्यू का कलेक्शन। ये देखिए दे तो रखा है, एक्स रियल नंबर होना चाहिए और एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए रेंज निकालनी है तो एक्स दे रखा है, रियल नंबर होना चाहिए। तो डोमेन हमें पता है, इसलिए हमें रेंज निकालनी है। अब रेंज निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था इसको y मानते हैं, तो y = 2 - 3x। फिर मैंने आपसे कहा था x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं, इसे धर लाते हैं 3x और इसको y को उधर भेज देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 - y/3। x की वैल्यू y की टर्म में आ चुकी है। अब ये x रियल भी होना चाहिए और यही x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इक्वल के एक तरफ अगर x को मैं 0 से बड़ा कहूं तो ये वाली वैल्यू तो 0 से बड़ी होनी चाहिए भाई, इक्वल के दोनों साइड होती तो वैल्यू सेम ही है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां लिख देते हैं फॉर x > 0, ये 0 से बड़ा है तो यानी ये पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पूरा 0 से बड़ा तभी होगा जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब आप सोचिए नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है आपको 3, तो दोनों पॉजिटिव वाला केस आना चाहिए ना, तो ये भी तो 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर 2 - y 0 से बड़ा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 3, तो बस इसको पॉजिटिव दिखाना है। अब ये पॉजिटिव के लिए y को इधर भेज दें, 2 > y। अब 2 > y नहीं पढ़ते, y की तरफ से पढ़ो, तो y की तरफ टिप है, y देखिए y <2 था तो y <2 अभी भी है, तो y यानी कि fx फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी आएगी, तो fx बिलोंग टू 2 से छोटी, यानी कुछ ऐसा करके। अब 2 से छोटी तो कहीं से भी आ सकती है, तो जब आप x की वैल्यू रियल नंबर और 0 से बड़ी डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी कहीं तक भी जा सकती है। ये है हमारी रेंज। मैं उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा आपको। अगले पे आए, देखिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और ये रियल नंबर है। पहला काम तो फिर हमें जानते ही है, fx को y मानेंगे रेंज निकालने के लिए, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी y - 2। अब x की वैल्यू निकाली जाए तो इस तरीके से x की वैल्यू y की टर्म में ये बनेगी। अब फिर वही बताइए, x अगर रियल नंबर है यानी ये रियल कब होगा, जब रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। अब नेगेटिव ना आने के लिए यहां लिख देते हैं फॉर x बिलोंग्स टू r
y माइनस टू को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 अच्छा नहीं लग रहा ना ये लीजिए, y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब तो मैं fx, y को fx तो बोला था, बिलोंग्स टू 2 या 2 से बड़ी, ऐसे लिख दो। फिर ये है रेंज। जब आप x की वैल्यू रियल नंबर, चाहे प्लस में डालो चाहे माइनस में डालो, कुछ भी डालो, इसके कारण पर हो तो प्लस ही जाएगा वो, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी आएगी नहीं, और उसमें प्लस 2 भी करना है फिर बाद में। तो आंसर, अब फंक्शन की वैल्यू 2 कब आएगी? जब आप x को 0 डाल दोगे ना, 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू केवल 2 आएगी, देखिए ये। और फिर आप चाहे x की वैल्यू माइनस में चाहे प्लस में कुछ भी डालो, इसकी वैल्यू 2 से ऊपर ही जाएगी फिर। तो कह सकते हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। मैं उम्मीद करूंगा रेंज समझ में आ गया होगा आपको। अगला अगला करें, एक क्वेश्चन और बचा है इसके अंदर ही। हाँ जी, थर्ड ने बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर एक्स जो कि डोमेन है वो रियल नंबर है, तो जो जो वैल्यू आप यहां डालोगे वही वही तो मिलती रहेगी यहां पर। तो रेंज यानी एफ एक्स बिलोंग्स टू भी तो आर ही आएगा। आप जितनी वैल्यू एक्स की डालोगे रियल, वो सारी सारी इस पर मिलती रहेंगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। तो इस तरीके से हमने कौन सी एक्सरसाइज है 2.3, हमने थर्ड एक्सरसाइज भी कर ली, 1 करी, 2 करी, थर्ड भी पूरी हो गई। अब एग्जांपल करते हैं मिसलेनियस के और फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। देखिए, पता नहीं वीडियो 1.5 घंटे की हो गई, 1 घंटे कितने की हो गई है। हाँ जी, देखिए, अब मिसलेनियस की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। एक हमको फंक्शन दे दिया रियल नंबर से रियल नंबर पे, और एफ एक्स दे रखा है x + 10। ठीक है जी, इसका एक ग्राफ। अब ये ग्राफ को बनाने की चीज है क्या? मतलब ग्राफ भी क्या मैं बना के दिखाऊंगा आपको? तो कह रहे हाँ, हमें तो नहीं आता एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 में ग्राफ बनाना। तो घबराओ मत। अरे यार देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है x + 10 दे रखा है, तो एफ एक्स की जगह पे y मान लो अगर, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। जब आप ग्राफ बनाते हो ना, तो ये वाली वैल्यू x होती है और ये वाली वैल्यू y होती है। तो हम एफ एक्स को y मान लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसका ग्राफ तो आप लोगों ने 9th में बनाया, 10th में बनाया, 11th में बना ही लोगे फिर, और फिर मैच कर लेना, आपको दे रखा है बना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 19। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी किताब का। किताब का कह रहा हूं, केवल चैप्टर का नहीं। अगर मैं कोई एग्जाम बनाऊं तो मैं इस एग्जाम्पल को जरूर डालूंगा एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। टाइम भी लगेगा इसे करने में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, हमको जो रिलेशन दिया ना, वो दिया है a, b सच दैट a और b दोनों q यानी रेशनल नंबर होने चाहिए, और a में से b को माइनस करने पर भी एक, अरे वाह, इंटीजर आना चाहिए। कोई बात नहीं, आना दो इंटीजर, हमें ये करना। तो हमसे कह रहा है ये 3 पार्ट दिख रहे हैं शो करने के लिए। चलिए लिख देते हैं, लिख के देते हैं, बल्कि कर देते हैं सीधे। प्रूफ तो करने है ना हमको, थोड़ी जगह चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, पहला पार्ट देखिए। पहले पार्ट में कह रहा है वो a, बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। यानी a, का मतलब क्या है? जब ये a, b था, तो इन दोनों को ऐसे ऐसे रेशनल नंबर लिए गए हो पेयर में, जिनको माइनस करने पर इंटीजर आता हो। कैसे कैसे? देखो, अगर एक ले लो आप 1.2, एक ले लो 0.2, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये एक पेयर बना लो आप, पेयर 1,2, 0.2। आप इन दोनों को करो माइनस, तो क्या आपको 1 नहीं मिलेगा, जो कि एक इंटीजर होगा? ऐसे ऐसे पेयर हैं इसके अंदर, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो हमको कह रहा है a, रिलेशन में होगा, ये प्रूव करिए। अब a, का मतलब अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होना चाहिए, और जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो 1.2 माइनस 1.2 आएगा 0, जो कि एक इंटीजर है। तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये होगा। लेकिन हम ना ऐसे 1.2, 0.2 एग्जाम्पल लेके दिखा नहीं सकते। हम सोच भले सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, a, को हम यहां पर वेरीफाई कराते हैं। देखिए, अगर a, होता
तो a माइनस ए पढ़ना पड़ता उसको, जो कि एक जीरो होता, जिसको हम इंटीजर बोल सकते हैं। माइनस करने पर जीरो आएगा, जो कि इंटीजर होगा। इस तरीके से लिख के दिखाना है आपको। आप 1,2, 1.2, 1.2 नहीं लिख के दिखा सकते। आपको एबीसीडी से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन, अगर उसने एबीसी में दिया है तो ए माइनस ए कॉमा ए का मतलब आपको इस बी को ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वहां भी बी की जगह पे ए लिखना पड़ेगा, तो ए माइनस ए आ जाएगा हमारा जीरो। सही बात है, जो कि एक इंटीजर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए कॉमा ए रिलेशन में होगा। ये आर रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर ए कॉमा बी हमारा रिलेशन में है तो इंप्लाइज यानी प्रूव करिए कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। ये प्रूव करना है हमको। ये है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होगा। आप खुद सोचिए 1.2 कॉमा 0.2 माइनस करने में 1 आ रहा था, तो इंटीजर था, उसको उल्टा कर दो तो 0.2 में से 1.2 जाएगा, तब भी तो माइनस का 1 आएगा, जो कि एक इंटीजर होगा ही होगा। ये चीज प्रूव करनी है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। हमें ये चीज गिवन है और ये प्रूव करनी है। तो ये गिवन है अगर, तो ए में से बी को माइनस करने पर एक इंटीजर आ रहा होगा, तो हमने लेट कर लिया z1। ये वाली वैल्यू गिवन है ना, तो ये होल्ड करेगी और एक माइनस करने पर इंटीजर आएगा, लेट कर लिया। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा, माइनस कॉमन लूं या कह लो दोनों तरफ माइनस की इंटू करूं, तो ये बन जाएगा देखिए b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का z। ठीक है। अब b माइनस ए का मतलब क्या है, अगर a कॉमा b का मतलब a माइनस b था, तो b माइनस ए का मतलब b कॉमा ए होना चाहिए ना, जो कि एक इंटीजर है, स्टिल इंटीजर। तो b में से a को माइनस करने पर भी एक इंटीजर ही आ रहा है भाई, तो हम बोल सकते हैं कि b कॉमा ए जैसे जैसे पेयर भी रिलेशन में होंगे, जब जब a कॉमा b जैसे रिलेशन में होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 12th क्लास का है, एनसीईआरटी वालों ने 11th में डाल दिया, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा हाई फाई लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लें। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन जरूरत पड़ने वाली है अभी हमको। हाँ जी, थर्ड में कहता है अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो प्रूव करिए कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कोई पेयर ए कॉमा बी था, उसी बी से एक और पेयर बना बी कॉमा सी भी था, तो प्रूव करिए ये वाला ए और ये वाला सी ऐसा पेयर भी रिलेशन में होगा। कोई बात नहीं, अगर ये गिवन है तो फिर से इसकी तरह से इंटीजर आ रहा होगा ना, माइनस करने पर एक इक्वेशन बन जाएगी वहां पर भी फिर से। अच्छा, अब b कॉमा सी भी गिवन है कि इस रिलेशन में है, तो b में से भी c को माइनस करने पर इंटीजर आ रहा होगा। तो b कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो b में से c को माइनस करने पर एक और इंटीजर आ रहा होगा, उसको z2 मान लेते हैं। यहां z1 माना था, वहां z2 मान लिया, और इसको ले लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब जरा सोचिए ध्यान से, आपको a कॉमा सी दिखाना है, a कॉमा सी मतलब a माइनस सी आना चाहिए। अब a माइनस सी तब आएगा जब पहली इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में प्लस कर देंगे। तो चेक करिए, देखिए इधर अगर दोनों इक्वेशन प्लस कर रहा हूं तो लेफ्ट वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी लेफ्ट वाली में, और राइट वाली वैल्यू राइट ऐड हो जाएगी राइट वाली में। देखिए बी से बी कट गया, ए माइनस सी की वैल्यू क्या आई, z1 प्लस z2। ये पहले वाला इंटीजर था जा रहा था, ये बाद वाला इंटीजर, दोनों को ऐड करके भी तो नया इंटीजर ही आएगा। तो ए में से सी को माइनस करने पर आ तो अभी भी इंटीजर ही रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां पे लिख दें कॉमा लगा के स्टिल इंटीजर। तो देयरफॉर ए कॉमा सी जैसे जैसे भी सारे पेयर रिलेशन में होंगे। तो ये है एग्जांपल नंबर 19। इस क्वेश्चन की मैं फिर कह रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करें, अगर हमको एक फंक्शन दे दिया पेयर की फॉर्म में, देखिए 1 1 फिर है 2 3 फिर है 0 -1 और फिर है -1 -3,
और ये भी बोल दिया कि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर तो हम जानते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होती है, तभी तो 10th में 9th में सब में पढ़ता है लीनियर हम लोग। और फाइंड क्या रहा है, एफ एक्स ढूंढिए, यानी ये फंक्शन बताइए क्या आएगा। अब लीनियर बोल दिया ना, तो लेट कर सकते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसी फॉर्म होती है लीनियर की। देखिए एक्स की पावर 1 है, यानी जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, सारे लीनियर होते हैं। ऐसा लेट कर लिया हमने। अब क्योंकि हमको ये फंक्शन पता है, तो मैंने आपको बोला ना, इस पेयर में पहले वाली वैल्यू x की होती है, बाद वाली वैल्यू y की। y यानी कि रेंज। तो बस अब 1 2 3 4 पेयर दिए हैं हमको, इन 4 में से कोई भी 2 पेयर यूज कर लीजिए, क्योंकि हमें ये 2 ढूंढने हैं, a और b। ठीक है ना, ये हमने लेट करा है फंक्शन। तो अगर देखिए आसान, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, ये दोनों वैल्यू आसान है। तो पहले अगर 0 माइनस को करें, तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन y मत लिखो, एफ एक्स लिखो, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी -1, पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 0 करा, ठीक है ना, तो ये 0 से a हट गया, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बची, केवल b की जगह पे -1 आ गया। अरे यार, हाँ, एफ एक्स की जगह पे -1 डालना है, तो ये रहा -1, यहां पर डाला 0 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आई, -1, b मिल चुका। अब इस वाले से a भी मिल जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज ऑल्सो 1, पुट करिए यहां पर, एफ एक्स की वैल्यू 1 डालें, x की वैल्यू 1 डालनी थी, तो ये बचेगा a प्लस b। अब जिसने b की वैल्यू डाली है -1, तो ये वाला -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या है हमारी 2। अब इन दोनों वैल्यूज के बाद यहाँ पे एफ एक्स में पुट कर दीजिए। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू a यानी 2x और b यानी -1। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये है वो लीनियर फंक्शन जिसके पेयर हमको ये दिए हुए हैं। आसान है, इन 4 में से कोई भी 2 वैल्यू पुट करनी होती है। ऐसे सेम क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में भी आने वाला है, तब हम नहीं करेंगे उसको, तब आप अपने आप कर लोगे। अगला देखिए, ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 21 में डोमेन कह रहा है हमसे। तो एफ एक्स की वैल्यू दी हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आप एक बात देखो, मैंने डोमेन रेंज की बात आपसे बहुत बार करी है, और चलो मिटा दिया होता है। यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, डोमेन और रेंज दोनों केसेस में हमको बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि रूट नहीं होना चाहिए, जो कि है नहीं, लेकिन फ्रैक्शन तो है, यानी कि बस नीचे 0, यानी ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर देख ले, किताब में कर रखे हैं उसने, x माइनस 5 नहीं, x माइनस 4 x माइनस 1, x माइनस 4 x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए बचना है उससे। अब ये दोनों चीजें 0 नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू बस 4 नहीं होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। यानी डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं, यानी x की वैल्यू हम सारी पुट कर सकते हैं सिवाय इन 2 के। तो इन 2 को हटाने का तरीका देखो, ये होता है, सारे रियल नंबर आएंगे आंसर में और माइनस कर दो बस ये 2 वैल्यूज के सेट को, बस। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 21। अब एग्जाम्पल नंबर 21 में फिर से ग्राफ कह रहा है, एफ एक्स की वैल्यू ये है। अब इसके ग्राफ भी बना के दिखाऊं फिर से, क्या अपने आप कर सकते हो ये तो आप यार। हमें करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए अब पहले क्वेश्चन में मिसलेनियस के कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। लगभग मुझे लगता है 15-20 मिनट और लग जाएंगे अभी। ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया, एक फंक्शन दे दिया हमको, मतलब दोनों फंक्शन के दोनों रिलेशन दिए हैं, एक एफ एक्स एक जी एक्स। अब दोनों में कह रहा है बताइए कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो मैं एक दिखाता हूं करके, ताकि आप दूसरा वाला अपने आप कर सको। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर एफ एक्स की वैल्यू हमको एक बार एक्स स्क्वायर दी है जब एक्स 0 के इक्वल और 3 के छोटा है, और एक बार दी है 3x जब x 3 के इक्वल भी है और लेस देन इक्वल है 10 के। इससे हम लोग फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए फंक्शन है या नहीं है
वो पेयर आएंगे ना बहुत सारे, उससे पता लगा लेंगे, पहले वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। खैर देखिए एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करिए यहां पर। तो जब एक्स की वैल्यू 0 आई तो फंक्शन को क्या मिलेगा? 0। तो पेयर बना 0,0। अब एक्स की वैल्यू देखिए 0 के इक्वल और 0 से बड़ी भी है ना, तो अगली वैल्यू एक्स की 1 लेनी पड़ेगी। पुट करिए 1, तो 1 का स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो 1 लेने पर भी 1 ही मिल रहा है। ओके, अब एक्स की वैल्यू 2 लीजिए। अगर एक्स की वैल्यू 2 हो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, तो फंक्शन को वैल्यू क्या मिली अब? 4। तो 2 लेने पर 4 मिली। ऐसे देखिए 3 के इक्वल भी तो एक्स, 3 भी रखेंगे आप लोग तो 9 मिल जाएगा। ऐसे ही अब 3 से ऊपर यहाँ नहीं रख सकते, 3 अब अगला चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू, देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 यहाँ पर भी है, जैसे वहां पे इक्वल टू 3 था यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी चेक करिए। अब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 है तो फिर 3 3 है 9, अब फिर से 3,9 मिलेगा, दोबारा लिखा जाएगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू 4 चेक करेंगे जब आप, तो 4 डालिए यहाँ पर, इसी कैटेगरी में जाएगा एक्स की वैल्यू 4, तो 4 3 जा 12, इसको वैल्यू मिल जाएगी 12। ऐसी 5 पे 15, 6 पे 18, ऐसे करते करते लास्ट वाली वैल्यू 10 है, 10 पे मिलेगी 30। ये सारी वैल्यू आप लोग f इक्वल टू ऐसे पेयर बना बना के लिख लेना। अब फिर चेक करो, देखो 0 1 2 3 4 5 6, कोई भी पहले वाली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हाँ ये फंक्शन है। अब सेम काम आप करेंगे अगले वाला जो जी एक्स दे रखा है हमको, उसमें भी इस तरीके से बनाएंगे, फिर इस तरीके से बनाएंगे, और उसमें आपको दिख जाएगा कि एक वैल्यू रिपीट हो रही है। कौन सी हो रही है अपने आप सोचना आप लोग, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब ये तो बहुत सिंपल है, एफ ऑफ 1.1 यानी एक्स की जगह पे 1.1 डाल देना, माइनस f1 यानी एक्स की जगह 1 डाल देना, अपॉन में तो 1.1 में से 1 माइनस होगा तो 0.1 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, अपने आप ही सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने अभी पीछे किया था, डोमेन निकालना है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, इसे करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर की बात चल रही है भाई, थोड़ा सा थक गया हूं मैं, 1.5-2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ ना, थक गया हूँ थोड़ा सा इसलिए। हाँ, चौथे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों पूछ रहा है, तो एफ एक्स दे दिया हमको रूट में x-1, एफ एक्स दे दिया रूट में x-1। चलिए डोमेन, अब मैंने कहा था ना रूट और फ्रैक्शन दोनों में, अपॉन में फ्रैक्शन में 0 से बचना है और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो जब डोमेन की बात करेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने का मतलब x-1 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो x बिलोंग्स टू 1, इनफाइनाइट लिख दें और 1 पे क्लोज इंटरवल ही आएगा, क्योंकि इक्वल टू भी तो है 1 के। चलिए अब रेंज की बात करते हैं। रेंज दो तरीके से निकल सकती है, तो इसको आप y मान लीजिए, और चलो y कर लेते हैं, एक काम करो, y इज इक्वल टू रूट में x-1, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? y का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 इधर आ जाएगा ना बस। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है ना, x की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ये तो देखो y की वैल्यू दो चीजों से बचना होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, रूट के अंदर नेगेटिव और समथिंग अपॉन 0, दोनों ही कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप y की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, वो वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव ही। तो y बिलोंग्स टू r लिखना पड़ेगा क्या? इसकी वजह से तो y बिलोंग्स टू r लिखना पड़ेगा, लेकिन 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 y है हमारा fx। आप एक बात सोचिए, आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये वाली आपकी fx की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, बाहर नेगेटिव नहीं है, तो आपको यहाँ पे सारे रियल नंबर नहीं लिख सकते आप आंसर में। आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि y कांट बी नेगेटिव, इसलिए y बिलोंग्स टू, आप 0 से इनफाइनाइट कर सकते हो, और 0 तो हो ही सकता है, अगर इसकी वैल्यू 1 डाली जाएगी तो 1 - 1 0, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये आएगा आंसर इसका, 0 से इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग रेंज निकालोगे तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करा करो इसको, क्योंकि अक्सर इसमें कभी कभी वैल्यू कुछ फालतू आ जाती है, तो फिर वो चेक करने पर हमको हटानी पड़ती है। ओके, चलिए पांचवा तो बहुत ही सिंपल है। मोड में x-1, इसका कह रहा है
देखिए डोमेन ने दोनों चीजें पूछी है क्या? हाँ, दोनों चीजें पूछी है भाई। तो डोमेन, अब मोड वाला तो पहले भी एग्जांपल किया था, बस वो केवल मोड एक्स था। आपको ध्यान होगा क्योंकि एक्स की जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ना तो रूट है ना फ्रैक्शन है, तो एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसकी बजाय रेंज भी ऐसे निकल जाएगी मुझे बनी। कैसे? हटाओ, ये लग रहा है माइनस है। हाँ, आप एक्स की जगह पर कुछ भी नंबर पुट कर दो, कुछ भी, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आया करेगा। नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि मोड हमेशा हर आंसर को पॉजिटिव कर देता है। मुंह जबानी, आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लो, इसको आंसर का सबसे छोटा जीरो मिलेगा। आप प्लस की माइनस की कुछ भी करो, ये मोड सारे आंसर प्लस के कर देगा, तो इसलिए आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। आसान है, ठीक है ना? पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन बढ़िया है, सातवां आठवां हमने एग्जांपल्स में कर लिया है। चलिए छठा करते हैं। हाँ जी, छठे क्वेश्चन में हमको जो एफ दिया है ना, देखिए कुछ इस तरीके का है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा करके दे रखा है हमको एक फंक्शन, ठीक है ना? और हम तो कह रहे हैं रेंज बताइए, रेंज। चलिए, अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, जब भी हमें फंक्शन दे रखा होता है तो वो एक्स कॉमा वाई वाला पेयर होता है ना, ये पेयर इधर देखिए ब्रैकेट ये वाला छोटा वाला, एक्स कॉमा वाई, तो ये वाली वैल्यू वाई है, तो हम इसको सीधे उतार लेते हैं रेंज के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये ठीक है ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है, हमें यही तो करना है। वैसे भी तो हम रेंज निकालने के लिए इस वाली वैल्यू को वाई मानते थे, हमने वाई मान लिया। अब हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई के टर्म में। चलिए, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने तो एक्स वाले इकट्ठे करिए, इसे उधर भेजिए। वाई इज इक्वल टू, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा? वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये काम तो बच्चे भी कर सकते हैं, आप तो 11th में फिर भी एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। अब देखिए एक्स रियल नंबर, ये रियल तभी हो सकता है जब इस, ये वाली वैल्यू रियल तभी हो सकती है जब इस रूट के अंदर वाली वैल्यू पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें दोनों कंडीशन आ रही है, मैंने डोमेन रेंज में बताई थी आपको, जो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और रूट नहीं होना चाहिए, रूट भी है फ्रैक्शन भी है। तो बजाय आप इस वाली वैल्यू को बोलो कि जीरो नहीं होना चाहिए, आप इस पूरे को बोलो, रूट के अंदर वाली वैल्यू को, कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, जैसा क्वेश्चन में दिया है, एक्स रियल नंबर हो उसके लिए वाई अपॉन 1 माइनस, अरे यार 1 माइनस वाई हमारा पूरा या तो जीरो हो जाए, पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, या जीरो से बड़ी हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर से वही वाली बात आ जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी वाली। अगर आपने आई बटन पर क्लिक किया होगा ना पहले, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि मैंने सबसे पहले भी कहा था ये वाई है, ठीक है, पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है ना, इसे ठीक कर लीजिए, यानी माइनस की इंटू करनी पड़ेगी। माइनस की इंटू जब भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मैं नीचे कर रहा हूँ माइनस की इंटू और इस तरफ कर रहा हूँ, तो ये वाई ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा वाई माइनस वन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इधर भी होगी जीरो की इंटू, लेकिन वो जीरो है, फर्क नहीं पड़ा, माइनस की इंटू यहाँ पे हुई होगी, ठीक है ना? अब ऊपर y को y माइनस जीरो बोल सकते हैं ना, अब फिर से बनाएगी क्या? नंबर लाइन, एक वैल्यू जीरो और एक वैल्यू वन, या इनफाइनाइट और यहाँ माइनस का इनफाइनाइट, राइट से प्लस माइनस प्लस, यही बोला था मैंने। अब ये पूरी वैल्यू लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो यानी ये वाला हिस्सा है, फिर ये वाला हिस्सा, तो क्या मैं y बिलोंग्स टू 0,1 लिख दूं? भाई इसी में हिस्से में नेगेटिव है तो यही आएगा, लेकिन इंटरवल ध्यान से लगाने पड़ेंगे। देखिए y की वैल्यू क्या इक्वल टू जीरो सकती है? देखिए y ये रे, अगर y की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो ऊपर जीरो का मतलब पूरा आंसर जीरो, इक्वल टू जीरो है ना? हाँ, एक्सेप्टेबल है, इक्वल टू जीरो। लेकिन क्या y की वैल्यू इक्वल टू वन हो सकती है? y की वैल्यू वन, यहाँ देखिए यहाँ पुट कर दिया अगर, तो नीचे 1 माइनस 1 जीरो, और नीचे जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड, यानी नहीं हो सकती। तो ये देखिए y यानी ये, यानी रेंज निकल के आ गई है हमारी जीरो से वन के बीच में, जीरो के इक्वल हो सकती है और वन से पहले, बस ये है हमारी रेंज। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ऐसे से और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे आपको, जो आपने कुछ शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी मेरी डोमेन रेंज वाली, तो इधर पहले आई बटन पर क्लिक करने को कहा था जो मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे कहा 7th और 8th क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं बिल्कुल वैसे, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं
9th क्वेश्चन पे। बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए इन्हें उठाए थे जल्दी से। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमको ट्रू फॉल्स की बात चल रही है, तो ठीक है। रिलेशन दिया ए कॉमा बी, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं और ए इज इक्वल टू दिया है हमको बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब पूछ रहा है क्या इन सब में जो 3 पार्ट दिए हैं सारे ट्रू हैं, और ये 3 पार्ट वही वाले हैं जो एग्जांपल नंबर 19 में प्रूव करे थे हमने। ठीक है जी। पहला पार्ट है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या ए कॉमा ए सेम एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो करते हुए मिलेंगे नेचुरल नंबर पे? चेक करते हैं, चलिए। सेम का मतलब अगर आपने नेचुरल नंबर ए की वैल्यू 1 डाली तो ये भी 1, 1 कॉमा 1 है ना, तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन क्या यही चीज 2 कॉमा 2 पे होल्ड करेगी? चेक करिए। 2 क्या इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के? नहीं। तो एग्जांपल दिखाना पड़ेगा ना हमको। 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको भाई? सेम एलिमेंट का मतलब इधर वाले का स्क्वायर जो कर रहे हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 इक्वल थोड़ी होगा, वो यहाँ तो 4 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ये हो गया हमारा पहला केस फॉल्स। सेकंड केस कहता है अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा चेक करो। तो अब ऐसा एग्जांपल सोचिए, पहले का ऐसा एग्जांपल सोचिए, फिर उसका उल्टा चेक करेंगे। ठीक है। अगर हम यहां पर b को 4 ले लें, अगर b को 4 लें तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर ये 16 होना चाहिए। चेक करिए, 16,4 बिलोंग्स टू आर होगा। इसका स्क्वायर करने पर ही मिल तो रहा है, देखो। तो हमें इसका उल्टा चेक करना है, यानी 4,16 इंप्लाइज क्या 4 इक्वल होगा 16 के स्क्वायर का? बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ता है। क्या 16 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के? नहीं, यानी ये भी क्या हो गया? फॉल्स। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए यानी ऐसा पेयर उल्टा वाला होल्ड नहीं करेगा उस चीज को नेचुरल नंबर पे। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखते हैं लोग। कहता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी चेक करिए होगा कि नहीं होगा। अब फिर से देखो, मैंने फिर बोलूंगा वही वाली बात, जो बी यहां पर है वही वाला बी यहां पे लेके ऐसा पेयर सोचना है। चलिए, एक पेयर तो ये हो जाएगा 16,4, ये वाला ए कॉमा बी वाला, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये मिल रहा है। अब इसी 4 से एक और सोचिए, 4,2। देखिए 4 इक्वल आएगा 2 के स्क्वायर के। हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया। अब उसके हिसाब से ए चाहिए होता है और सी चाहिए होता है, यानी ये ए 16 हो जाएगा और सी हो जाएगा हमारा 2। इसको चेक करिए, क्या ये इस रिलेशन को होल्ड करेगा? क्या 16 इक्वल आएगा 2 के स्क्वायर के? नहीं भाई, 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स और तीसरा भी फॉल्स। इस रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहे नेचुरल नंबर पे। सही है। उम्मीद करें 9th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 10th देखते हैं अब। हाँ जी, 10th क्वेश्चन में एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया और एक फंक्शन दे दिया हमको। ये कह रहा है क्या ये सही है जो दे रखे हैं? पहला पार्ट एफ एक रिलेशन है क्या? अब ये तो आप अपने आप चेक कर सकते हो यार, रिलेशन और फंक्शन वही। पहले वाली वैल्यू अगर रिपीट हो गई तो वो रिलेशन है, पहले वाली रिपीट नहीं हुई तो वो फंक्शन है। ठीक है ना, अपने आप चेक करना है इस क्वेश्चन को 10th को। तो 11th देखते हैं। चलिए 11th में हमको एक फंक्शन जो दिया है ना, वो कुछ इस तरीके का दिया है कि a इंटू बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए। इस तरह का फंक्शन है। और कह रहा मतलब ये जो फंक्शन है हमारा z क्रॉस z पे है, सबसेट है z क्रॉस z का, यानी इंटीजर्स वाला। कह रहा है जस्टिफाई करो ये फंक्शन है कि नहीं। देखो
अगर ये फंक्शन हुआ तो जो पेयर बनेंगे इसके अंदर, जितने भी पेयर बनेंगे, उन सब पेयर्स की पहले वाली वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। एग्री करते हैं इस बात को? अगर ये फंक्शन नहीं हुआ तो पहले वाली वैल्यू रिपीट हो सकती है वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि यहां पर दो वैल्यूज की इंटू होनी है और जो दो इंटू होनी है वही दोनों यहां प्लस में होने हैं, इस तरह के पेयर हैं सारे। तो देखो आसान सीधे आंसर देता हूं मैं आपको। अगर आप ए की वैल्यू एक बार 1 लो और बी 0 ले लो, मतलब कोई एक वैल्यू 0 ले लो, कोई एक 0 इन दोनों में से, तो जितनी बार भी आप उन दोनों वैल्यूज की इंटू करोगे तो पहले वाली वैल्यू 0 ही आया करेगी हर बार। कैसे, देखो जरा, ए इंटू बी 0 और ए प्लस बी 1। ए को बदल दो, बी को 0 रहने दो, तो फिर भी 0 और प्लस करने पर 2। इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 आएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो यहां के साथ 0 आएगा। फिर ए को 3 लो और बी को फिर 0 लो। अब देखो पहला वाला 0 ही आएगा और फिर 3 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। मैंने तो केवल आपको वो दो तीन बना के दिखाए हैं जिनसे सीधे आंसर चलेगा पता कि हाँ। अब जब आप फंक्शन लिखोगे तो पहले लिखोगे 01, 02, 03 एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, सॉरी बहुत सारे पेयर बनेंगे इसके अंदर। उन बहुत सारे पेयर में मैंने आपको 3 दिखाए बना के। अब 3 में देखो पहले वाली वैल्यू रिपीट हो रही नहीं हो रही, तो क्या ये लगता है आपको फंक्शन है? नो, नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन। ये एक रिलेशन है ये चीज। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ी सी बैटरी डाउन हो गई है, पूरा चैप्टर नॉन स्टॉप पढ़ाया जाएगा तो बैटरी डाउन तो किसी की भी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक सेट दे दिया ए और उसमें देख रहा है 9, 10, 11, 12 और 13, और जो फंक्शन है वो इस सेट से ए से नेचुरल नंबर की तरफ है, और जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो रेंज बताओ। अब रेंज तभी तो मिलेगी जब पेयर मिलेंगे, और पेयर्स की बाद वाली वैल्यू जो होगी वो रेंज होगी, है ना। चलो शुरू करते हैं। ए से नेचुरल नंबर, इसका मतलब पता है क्या है? जो पहला वाला सेट होगा वो ए होगा, जो दूसरा वाला सेट होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ऐसा होगा फंक्शन ये। तो यहां पर तो ए इनमें से वैल्यू होंगी, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो डोमेन होता है ये पहले वाला, इन्हीं की तो वैल्यू पुट करते हैं कि करके हम। अगर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होता, तब भी तो उस x की जगह पर हम इनमें से एक करके पुट करते। अब ये 2x प्लस 3 नहीं है, यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n यानी ये n एक बार 9 पुट करिए यहाँ पर, तो कैसे पढ़ा जाएगा? हाईएस्ट प्राइम, अगर यहाँ पर n की जगह पर n पुट करा, ऐसे पढ़ा जाएगा ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। अब इसका मतलब क्या है कि 9 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स करो। 9 के फैक्टर आएंगे प्राइम में 3 इंटू 3, और उसमें हाईएस्ट क्या है, यानी बड़ा कौन सा है? 3। तो आप f ऑफ 9 की वैल्यू 3 बोल सकते हो सीधे। अब क्या मतलब हुआ, 9 लेके चले जब यहां से, यानी यहां पे जो 9 उठाया तो उसने उधर इमेज बनाई किस पे? 3 पे। तो जो पेयर बनेगा वो क्या, 9 लेके चले थे और 3 मिल गया। ऐसे ही अगला एलिमेंट 10 लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो अब बताओ 10 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 5 और 2, उनमें से हाईएस्ट यानी बड़ा कौन सा है? 5। तो पेयर क्या बनेगा? 10 लेके चले और 5 आ गया। ऐसे अगला 11 लेके चलोगे, एफ ऑफ 11, तो उसके तो प्राइम फैक्टर 11 और 1 ही आने, तो हाईएस्ट उसमें 11 ही है, तो 11 लेके चले तो 11 ही आ गया। अब 12 लेके चलो, ठीक है। अब 12 के फैक्टर आएंगे 2, 3, 2, अब उसमें हाईएस्ट क्या है? 3, तो जब 12 लेके चले तो 3 मिला। ऐसे 13 जब लेके चलोगे 13 ही मिलेगा हाईएस्ट प्राइम, तो 13, 13 ये सारे पेयर बनेंगे। अब इसको जब आप फंक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो 9, 3, 10, 5, 11, 11, 12, 3 और लास्ट है 13, 13। ये बनेगा पूरा पूरा फंक्शन आपका। अब आप बताओ इसमें रेंज तो आपको पता ही है, 3, 5, 11, ये दोबारा नहीं आएगा 13, क्योंकि बाद वाली, क्योंकि पहले वाली वैल्यूज को तो हम डोमेन बोलते थे। तो रेंज आप लोग इसकी अब लिख सकते हो सेट बना के। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। मैंने एक बार
चैप्टर नंबर 2 को पहले भी ऐसे नॉन स्टॉप बनाने की कोशिश की थी। उस दिन कुछ इंसिडेंट हो गया था जिसके चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी वो। तो आज मैं फिर से मेहनत करी है और आज मैं कंटिन्यूअसली चेक कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये वीडियो आपके लिए तैयार है। तो फाइनली चैप्टर नंबर 2 वन शॉट रेडी है आपके लिए। बस आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सब बच्चे इस पूरे सेकंड चैप्टर का बेनिफिट ले सकें। बीच बीच में मैंने आपको आई बटन पे क्लिक करने को कहा था, हो सके तो उसे जरूर क्लिक करिएगा, आपको कुछ एडिशनल नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद जब आप एनसीईआरटी से पूरे चैप्टर कवर कर लेंगे, आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 इन सब की लाइव वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे। जरूर देखिएगा उनको। आप उनको देखेंगे तो आपको किसी स्कूल के टीचर की पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूर देखिएगा। और हाँ, आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिएगा, तभी बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी और तभी हमारा और उन सब बच्चों का भला होगा। चलिए, आज के लिए काफी है। नमस्कार।